ये वो लोग हैं जो बांट रहे हैं इस देश को। ये आरएसएस के लोगों को हम कहाँ कहाँ तक घसीट के लाके गली मोहल्लों से इंदिरा जी के टाइम में जूते मार मार के भगाते थे। मैं रतनलाल जी से सहमत हूं, इस देश में आज इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है। आप इस बात से सहमत नहीं थे, पर मैं आपको अभी इस मौके पे साबित कर दूंगा कि है। आप संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान की गहराई में नहीं जाते हैं। ये बात ठीक है, कौमी एकता की बात जिस तरीके से हमें बांट रहे हैं वो है, और जिस तरीके से इन्होंने माहौल पैदा कर रखा है, लेकिन कौन सा आदमी ऐसा है जिन्होंने आज तक, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखाई नहीं देता है? क्या अदालतों को या हमारे वकीलों को इस बात का एहसास नहीं है? जो राज्यसभा में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख फीस ले लेंगे, लेकिन इस देश की को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं इन चीज़ों को हम अदालत में उठाते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं? मैं आपको 3 मिसाल और देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 कानून बने। किसानों के कानून का मैं अभी यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जब डंडा उठाया तो मजबूरन उनको वापस लेना पड़ा। 3 नए कानून फौजदारी के बनाए गए। मैंने प्रोग्राम किया और कुछ लोगों ने मिलके, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। 300-400 वकील भी वहाँ थे और सभी पार्टी से कुछ एमपीज भी वहाँ थे। मैं आपको 2 मिसाल उसमें देना चाहता हूँ। क्या अगर जुर्म दिल्ली में होता है, उसकी एफआईआर अगर त्रिवेंद्रम में होती है तो त्रिवेंद्रम का पुलिस ऑफिसर उसकी तहकीकात करेगा, वही चार्जशीट फाइल करेगा। ये कौन सा कानून है? आप कहते हैं मैंने सेडेशन लॉ खत्म कर दिया, किसी ने उस पर गौर किया? सेडेशन लॉ खत्म नहीं, उसका भी बाप आपने उसमें लाके रख दिया है। जिस तरीके का कानून बना, और मैं अक्सर कई लोगों से बात करता हूं, आज भी बॉम्बे के कुछ लॉयर से बात कर रहा था, कहते भाई साहब बहुत लोग दुखी हैं लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि आवाज़ उठाएं। वो कहते हैं दिल्ली वालों की तरफ देखते हैं, इनिशिएटिव कौन लेगा। मैं पूछना चाह रहा हूं और ख़ास तौर से ये बात कहना चाह रहा हूं कि क्या इंडिया ब्लॉक ऐसे मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? कौन जमात उठाएगी? हमारी बार एसोसिएशन सब खोखला हो चुकी है। आपको हकीकत नहीं मालूम, मैं बताना चाहता हूँ। ये अधिवक्ता मंच, आप बताइए ना, आइए आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग तो हो वहाँ पे सारे के सारे, आप हकीकत जानते हैं। जिस तरीके से जुडिशियरी में पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिस तरीके के बार एसोसिएशन में पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिस तरीके यूनिवर्सिटी को भगवा बना दिया जा चुका है, कब लड़ेंगे हम इन चीज़ों के खिलाफ? कौन लड़ेगा इनके लिए? ये इंटेलेक्चुअल है, बैंकरप्सी नहीं है इस मुल्क में तो क्या है? गांधी नेहरू ऐसे पैदा नहीं हुए। अगर ट्रेन से फेंका तो गांधी ने आवाज उठाई थी, आज कौन आवाज उठा रहा है? और हम, ये हकीकत आज भी आवाज नहीं उठती। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के बाद कुछ आवाज उठने लगी है, वरना पहले तो हमें भी कैंटीन में कुछ लोग लॉयर्स कह देते, भैया ईडी सीबीआई चुप हो जाओ। क्या इसी खौफ में हम जिएंगे? यही होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग चुप क्यों हैं? हमारी लीडरशिप चुप क्यों है? आप देखिए, अभी आपने हल्का सा जिक्र किया आशुतोष जी ने, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है इस देश में। किसी ने इस पर गौर करने की कोशिश नहीं की, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि इसका मकसद क्या है। हिंदुस्तान में 51, 52, 57, 62 और 67 इकट्ठा इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, उसको खत्म किया गया। वो
संभव नहीं था, लेकिन उसके अलावा एक अहमियत इसकी आप समझ लीजिएगा, वो क्या है कि आपकी असेंबलीज को ख़त्म कर देना, उनकी ताकत को ख़त्म कर देना है। असेंबली भंग नहीं भी होंगी, लेकिन उनको इनइफेक्टिव आप कर देंगे, वो काम नहीं कर सकती हैं। आप सिर्फ करना क्या चाहते हैं कि सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिस तरीके से जीएसटी में किया। जीएसटी की हालत आपको शायद नहीं मालूम, जो लोग व्यापार में हैं उनको पता है जीएसटी की हालत, और जितनी हालत जीएसटी में भ्रष्टाचार है उसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे आज ये मेरे दिल में बहुत अरसे से भरी हुई थी, और रतनलाल जी ने थोड़ी सी कहीं भुस में आग भी लगाई है। ये सच्चाई है इस देश की। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, अगर लोग गालियां देते हैं पंडित नेहरू को, वो लोग गालियां देते हैं इंदिरा गांधी को, लोग महात्मा गांधी को, अरे महात्मा गांधी का फोटो लगा के तुम खुद गांधी को जो है ना बेइज्जत कर रहे हो। तुम लोग जो काम कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि इस देश में जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये आग के साथ खेल रहे हैं। और इस तरीके से ऐसा होगा, अगर हमने इस सिचुएशन को और इस चीज़ को इंडिया ब्लॉक ने नहीं संभाला, तो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, एक ऐसा दिन भी दूर नहीं होगा जब हम कहीं ना कहीं इस बात पे भी पछताएंगे जो चर्चिल ने कहा था, और वो बात कहीं ना कहीं किसी हद तक सही होती जा रही है कि इनको सत्ता मत दो, ये आपस में लड़ मर के ही इस देश को ख़त्म कर देंगे। क्या हम वो दिन देखना चाहते हैं? ये वही करना चाह रहे हैं, ये वही ताकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप, जब मैं बार काउंसिल का चेयरमैन था, बार बार कुछ मुसलमान साथी मेरे वकील, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, आप चलिए वहाँ पे, आप चलिए वहाँ पे। मैं नहीं गया, और मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं सबसे आगे चलूँगा, लेकिन आप वो जगह बदल दीजिए। मैं ये रंग देकर बीजेपी को एक हथियार नहीं देना चाहता हूँ। हम हिंदू हैं और हम लड़ेंगे आपकी ये लड़ाई। ये आपकी लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई है, और हम सबको मिलकर लड़नी होगी। और मैं आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी भी मौजूद है, आप पार्टी भी मौजूद है, और तारिक भाई तो है ही है, हम सब साथ हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो अहम मुद्दे हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 2 का जिक्र किया है अभी, और तीसरा जो आप कौमी एकता का सवाल है, इसके अलावा और है। जिस तरीके से कानून में ये रद्दोबदल कर रहे हैं, एक देश का सत्यानाश कर रहे हैं, संविधान का सत्यानाश कर रहे हैं। संविधान किताब को देखने से नहीं है, उसके अंदर जो उसका प्रावधान है, उस प्रावधान को के चिथड़े उड़ा रहे हैं ये लोग, उसको ख़त्म करने। इंदिरा जी से क्या तकलीफ थी इनको? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटा दो। क्यों भाई? अरे उसके बगैर तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ही नहीं है। आप पाकिस्तान की हालत करना चाह रहे हो यहाँ पे। हम कोई हिंदू रिलीजन, हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ये हो सकता है। और अगर जो भी इंसान, जो भी आरएसएस और बीजेपी का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता, उसके खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज नहीं होता जी? उसके खिलाफ क्यों नहीं होता है केस दर्ज? बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और मैं बार बार कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैंने कहा आप रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ एफिडेविट देते हो कि मैं संविधान को मानूंगा, और जैसे ही एफिडेविट हुआ आप इलेक्ट हो गए तो उसको तो उड़ा दिए चिथड़े आपने आते ही बाहर, तो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। आप पार्लियामेंट में जाते हैं, स्पीकर आपको ओथ दिलाता है, लेकिन ओथ के बाद तो आप देखिए ना क्या क्या भाषण आते रहते हैं। क्या ये सब परमिसिबल है एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए या एमएलए के लिए? लेकिन आप सरेआम ऐसे बोले जा रहे हैं। मीडिया तो कुछ करेगा नहीं, वो तो सबको पता है, लेकिन पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और ना ही उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है।
जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे सब मिलकर, कुछ नहीं होगा इस देश में। बल्कि अगर हम दबे रहेंगे तो दबे ही रहेंगे और दबते चले जाएंगे। इसलिए मैं ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ और इजाज़त आप सबकी भी ले रहा हूँ, और तारिक भाई जी से, अली साहब से और संजय सिंह जी से कम आप इंडिया ब्लॉक को थोड़ा मजबूत कीजिए, मुद्दों पर उठिए, मुद्दों पर आवाज़ उठाइए सारे मुल्क में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और दे रहा हूँ। ये आरजीकर हॉस्पिटल का बहुत मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि अभी 10 डॉक्टरों को शायद उन्होंने एक्सपायर भी किया है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और भी है। आप सबको नहीं मालूम, दिल्ली में जब निर्भया का इशू हुआ था, यही वो लोग थे बीजेपी के जो 10 नंबर पर रोज 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 धरना देते थे। इतना धरना, इतना जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। और जेएस वर्मा की कमेटी बनी, उन्होंने कानून बदल दिया, सब कुछ। बावजूद उसके ये हो रहा। ये राजनीतिक खिलवाड़ जो है ये इस देश को बर्बाद कर देगा, जिसमें ये बीजेपी के लोग माहिर हैं, वो कुछ नहीं करते, तो सोते जागते हमेशा इसी मोड में रहते हैं। इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और ख़ास तौर से इंडिया ब्लॉक, जिसकी जिम्मेवारी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। जब तक आप इनको नहीं उठाएंगे हम कहीं सही रास्ते पर नहीं आएंगे, और ये लोग तो फिर फैलते रहेंगे। हमें कचहरियों में देख रहा हूँ मैं रोज़, और मैं कह चुका हूँ, कई लोगों को कहता हूँ, भाई आप सो रहे हो क्या, आप सुनते क्यों नहीं हो? इमरान भाई बैठे, ये बताएंगे आपको हकीकत क्या होता है अदालतों में। रोज बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम हो रहा है, हर कचहरी में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जजेज जाते हैं। क्यों? कौन करेगा इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? क्या हम ऐसे चुप करके बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर रही है क्या? ये एक स्थिति हमारी आज के दिन हो चुकी है। और मैं आप ये सिर्फ इसलिए है कि इंटेलेक्चुअल आप जिसको कहते हैं वो है वहाँ जहाँ एक सोच, वो सोच जो इस देश को बर्बाद कर देगा। अगर हम उस सोच के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो पतन को कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।